करंट अफेयर्स फटाफट सुन लेते हैं। रेगुलर तो कर ही रहे हैं आप, सुना मैं देता हूँ। ओके, लास्ट हेडिंग थी प्ली बार्गेनिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, 10th शेड्यूल, सब पढ़ा। अब अगला कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं। CCRGA ये है, टीवी में दो टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एक प्राइवेट कंपनी के और एक सरकार के। सरकार के एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन वगैरह दिख जाते हैं अच्छी भाषा का उपयोग करते हुए, शाहरुख खान दिख जाता है कभी कभार, आजकल नहीं आता। उसके बाद में अजय देवगन नहीं, वो तो उधर ही मस्त है जुबां केसरी में। तो एडवर्टाइजमेंट जो गवर्नमेंट के होते हैं वो संविधान के अनुसार होने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसमें कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, तो क्यों अश्लीलता आएगी? सब कुछ संविधान के हिसाब से ही चलता है। नॉर्मल एड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में CCRGA बनाया। फुल फॉर्म बता देता हूँ, कमिटी ऑन रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। सरकारी जो एड्स होते हैं उनके रेगुलेशन के लिए एक कमेटी बनाई है कि चेक करो कि ये जो कमेटी है ये एडवर्टाइजमेंट चेक कर सके और बता सके कि फंडिंग वगैरह और संविधान के हिसाब से ही एडवर्टाइजमेंट बने। तो बस यही है, CCRGA बना है, 2015 में बना था, और CCRGA के अंदर एक टास्क फोर्स बना दी गई है। नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। फिर गवर्नर की शक्तियाँ पता होनी चाहिए सारी की सारी। गवर्नर की शक्तियाँ लगभग राष्ट्रपति की शक्तियों जैसी ही होती हैं, कुछ मामलों में थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। गवर्नर को जो शक्ति मिलती है वो 174 में मिलती है। 174 में जो है वो है समन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं को बुलाने का अधिकार। विधानसभा की बैठक कब होगी, कहाँ होगी, किसकी मर्जी से होगी, वो सब किसकी मर्जी से चलेगा? गवर्नर की मर्जी से चलता है। ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति कहीं भी लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुला सकता है, जरूरी नहीं है पार्लियामेंट में ही हो। ठीक है। वैसे ही सेम पावर किसके पास में? गवर्नर के पास में है कि जब विधानसभा की बात हो तो आर्टिकल 174 का उपयोग करके गवर्नर आपके घर या आपके सर पे बिठा सकता है असेंबली। ठीक है, कहीं भी जहां उसको ठीक लगे, बस ये पता होना चाहिए। फिर ये है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन किसका फ्लैगशिप स्कीम है? अटल इनोवेशन मिशन किसी मंत्रालय की है या किसी और की? नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है। इसके तहत बहुत सारे मिशन चलते हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स, छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में लैब वगैरह बनाना। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, नई कंपनियां जो हैं उनको इंक्यूबेशन देना, सहायता देना। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मेंटोर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। रतलाम जैसे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 के, वहाँ पर कुछ सेंटर बना देना, अटल कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पर लोग सिलाई बुनाई वगैरह सीख सकें। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, अराइज पढ़ रखा है हमने। अराइज जो है वो अटल इनोवेशन मिशन का ही एक हिस्सा है, जिसमें छोटे छोटे MSME जो होती हैं उनकी सहायता करना, उनको आगे बढ़ने देना। तो ये सब है। अब इसने क्या लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने, वो नीचे लिखा है ICREST। इसका फुल फॉर्म होता है इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर रोबस्ट इकोसिस्टम। छोटे छोटी कंपनियां जो एकदम लेटेस्ट हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी मदद करने के लिए ICERST करके नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत नवाचार शुरू किया है। मदद करेंगे वो मदद। तो इसमें मदद दो और करेंगे, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये पता है आपको क्या है, और दूसरा है वाधवानी फाउंडेशन। ये भारत का वाधवानी ग्रुप्स का एक फाउंडेशन है। तो एम, वाधवानी और बिल मेलिंडा गेट्स तीनों मिलके भारत में बनने वाली नई नई कंपनियों की मदद करेंगे। बस ये है। टॉप 7 ई-कॉमर्स वेबसाइट्स इन इंडिया, ये हमको नहीं पढ़ना है, मैं ये तो बस फोटो मिल नहीं रहा था तो ये ले लिया। इसमें क्या होता है, कल हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था
उपभोक्ता संरक्षण कानून वर्ष क्या था बनने का? 1986। 1986 के बाद में अमेंड कब हुआ? वो पिछले साल 2019 में। संशोधन में बहुत सारी बातें की गई, जैसे कि एक न्यायालय होगा, ठीक है, CCPA होगा, अथॉरिटी होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, बहुत सारी चीज़ें थी। वेबसाइट की भी बात की थी उसमें, ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह की बात थी। एक चीज़ भूल गया था मैं बताना, बड़ी कॉमन सी है, लिखने लायक नहीं है। इस अमेंडमेंट में ये भी लिखा गया है कि जितने भी ऑनलाइन वेबसाइटें खरीदने और बेचने की, वो जो कुछ भी बेचें उसमें उन्हें कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना पड़ेगा। यानी कि ये वस्तु जो आप बेच रहे हो वो कहाँ बनी हुई है, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट में लाया गया है और सबसे पहले दिख जाना चाहिए। तो आजकल दिख जाता है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो सर्च करोगे तो मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना वगैरह मिल जाएगा। तो ये संशोधन में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। और क्या, ये क्या होता है? हेबियस कॉर्पस कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे लेक्चर में हमने एक सेक्शन देखा था, 5 प्रकार की रिट जारी करने की ताकत होती है जज के पास में। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आपको पकड़ लिया तो 24 घंटों के बाद अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस की न्यूज़ क्या आई है ऐसी? हेबियस कॉर्पस तो पता है क्या होता है, बट न्यूज़ ये आई है कि जम्मू कश्मीर में 250 से ज़्यादा याचिकाएं जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जारी की गई, दाखिल की गई, इसको लेके, हेबियस कॉर्पस को लेके। कहानी की शुरुआत होती है धारा 370 के ख़त्म करने से। धारा 370 को जब ख़त्म किया गया था, उससे पहले तैयारी जो की गई थी कि राजनेता ज़्यादा उड़े ना और विरोध ना करें, सबको नज़रबंद किया था। कौन से कानून से किया था? और उस कानून में ये नहीं लागू होता है हेबियस कॉर्पस, 24 घंटों में कोर्ट ले जाना पड़ेगा, वो नहीं लगता है। वैसा का वैसा एक कानून उत्तर पूर्व में भी है। PSA कानून सुना है? पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, जन सुरक्षा कानून। आफ्स्पा भी सुना ही होगा। आफ्स्पा तो अलग है खैर। तो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट जो थी वो बनाई थी शेख अब्दुल्ला ने, जो एक टाइम पे जम्मू कश्मीर के CM थे। तो उन्होंने क्यों बनाई थी वो? ताकि लकड़ियों की तस्करी बहुत होती थी, टिम्बर लॉगिंग बहुत होती थी, तो लकड़ी की तस्करी ना हो और लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, पुलिस कस्टडी में रखा जाए 3 महीने तक। इसलिए वो PSA कानून आया था, जिसमें क्या नहीं लग सकता था? हेबियस कॉर्पस नहीं लग सकता था। तो सरकार ने उसी शेख अब्दुल्ला के बनाए कानून को उसी शेख अब्दुल्ला के बेटे पर लगा दिया, ओमर अब्दुल्ला, और उनको नज़रबंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती भी अंदर थी घर में, और 250 से ज़्यादा नेता अंदर कर दिए गए थे जम्मू कश्मीर में, जब ये 370 हटा रहे थे। अब यही 250 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि हेबियस कॉर्पस हम पे लगा दो ताकि हम घर से बाहर निकलें। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर वो क्लियर हो गया कि भैया उसमें तो बाहर निकल नहीं सकते, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये पता होना चाहिए हेबियस कॉर्पस कहाँ लग सकता है और कहाँ नहीं लग सकता है। ठीक है, अगला है नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट ऑफ डिफेंस। सुरक्षा में के लिए नकारात्मक आयात सूची। रक्षा मंत्रालय ने बोल दिया है कि 101 वस्तुएं विदेशों से भारत में अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी और ये वस्तुएं कौन सी होंगी? ये सुरक्षा से जुड़े हुए उपकरण होंगे जो केवल भारत में बनेंगे, ताकि भारत में मेक इन इंडिया वो सब जो डिजिटल वो सब बढ़ सके। और क्या पता होना चाहिए? बस ये पता होना चाहिए। इसमें हालांकि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी मोटी हेलमेट हो गया, वो जैकेट होता है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, वो सब। तो सुरक्षा से जुड़ी 101 चीज़ें कहाँ से आने वाली है? भारत में ही बनेंगी, बाहर से नहीं आ सकती। दूसरा, इसमें डिफेंस मंत्रालय ने यह बोला कि क्या बोला, 200 करोड़ से ऊपर का अगर टेंडर होगा तो वो एक विदेशी कंपनी नहीं खरीद सकती रक्षा के मामले में, अगर वो टेंडर आए तो। अब ऐसी सूक्ष्म चीज़ें UPSC पूछ लेता है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ऐसे डेटा वाला।
तो 200 करोड़ से ऊपर के टेंडर कंपनी, विदेश कंपनी नहीं ले सकती, 200 करोड़ के अंडर होगा तो विदेश कंपनी ले सकती है। तीसरी बात कही एफडीआई की, रक्षा में एफडीआई कितना आ सकता है? तो एफडीआई के नहीं, एफडीआई के दो रास्ते होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक जिसमें सरकार से पूछने की बात नहीं होती है, और एक होता है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार से पहले पूछना पड़ता है विदेशी कंपनी को कि हम पैसा भेज रहे हैं, आ जाएं क्या। तो एफडीआई रूट और गवर्नमेंट रूट, एफडीआई रूट जो था वो था 49%, डिफेंस मंत्रालय ने उसको कर दिया है 74%। ये ऑटोमेटिक है, मतलब इतना निवेश अगर करना है एफडीआई के रूप में एक कंपनी में रक्षा के लिए, डिफेंस के मामले में, तो बिना पूछे 74% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए पहले पूछना पड़ता है, ठीक है। तो निवेश तो इतना ही है, लेकिन जब अच्छा इस तरफ के निवेश में क्या होगा, ऑटोमेटिक में कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि खतरनाक चीज़ें कौन रखता है अपने पास? गवर्नमेंट रखती है। हथियार, गोला बारूद बन, वो सब काम, बड़े विमान बना, वो सब काम गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। ये छोटे मोटे काम है, हेलमेट जैकेट बनाना, उसके लिए निवेश है ये। एफडीआई के मामले में ये था। फिर अगला है कैग, काफ़ी बार पढ़ लिया हमने। कैग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और कैग के मामले में सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुर्मू नाम के व्यक्ति को अभी कैग बना दिया गया है। कैग में 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये प्रमुख रहेंगे मुर्मू। इसके बाद में कैग क्या संवैधानिक है या सांविधिक है? ऑब्वियसली संवैधानिक है। आर्टिकल 149 में बताया गया है कैग का निर्माण होगा, 149। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है, कैग के सदस्य जो होते हैं या कैग का जो मुखिया होता है वो कितने वर्षों तक रह सकता है? 4, 5 या 6? 6 लिख लो। लिखो सीवीसी 4 साल। सीवीसी समझ गए? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्र सतर्कता आयोग का कमिश्नर, 4 साल। फिर लिखो सीआईसी 5 साल। सीआईसी कौन? सीवीसी तो हो गए कितने साल? 4 साल। सीआईसी कौन? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हो जाएंगे 5 साल, ठीक है। फिर लिखो कैग 6 साल। यूपीएससी का अध्यक्ष कितने साल तक रहता है? कैग के बराबर है, 6 साल, ठीक है। पूछते तो नहीं है एग्जाम में ये सब, पर इंटरव्यू का भरोसा नहीं है ना, ठीक है। ओके, काम क्या है ये सब आपको पता है, निरीक्षण वगैरह करना। अब लास्ट पे आ जाते हैं। ओके, ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की क्लास नंबर 6। इसमें और आगे पढ़ेंगे। पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइनो, चीता, स्नो लेपर्ड, टाइगर, हाथी। राइनो केवल अब काजीरंगा में नहीं है, वो औरंग, मानस, बक्सा वहाँ तक पहुँच गया। अगली हेडिंग है फॉरेस्ट के बारे में। ये पूरा चार्ट फॉरेस्ट के बारे में। इसमें बोला गया है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉरेस्ट एरिया और एक होता है नॉट फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र। वन क्षेत्रों में ही पेड़ उगते हैं क्या केवल? नॉर्मली भी दूसरी जगहों भी तो पेड़ उगते हैं। फॉरेस्ट एरिया का मीनिंग क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कवर आ जाता है और उसके अलावा नॉट फॉरेस्ट कवर आ जाता है। ये दोनों मिलके फॉरेस्ट एरिया बनाते हैं। फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है जहाँ जहाँ वन की कैनोपी यानी छांव पाई जा रही है, वो सब फॉरेस्ट कवर होगा। लेकिन उसके अलावा जो खाली ज़मीन बनेगी वो भी तो फॉरेस्ट का एरिया होगी। जंगल का क्षेत्र में दोनों क्षेत्र आते हैं, खाली ज़मीन और पेड़ दोनों। लेकिन जब हम बात करें नॉट फॉरेस्ट एरिया की, यानी ऐसा क्षेत्र जो जंगल का क्षेत्र नहीं है, नॉर्मल है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर मिलेगा आपको। कुछ गार्डन ऐसे हैं जिनमें कुछ क्षेत्र ऐसा है जो जंगल का क्षेत्र नहीं लेकिन हज़ारों पेड़ लगे हैं, तो वो भी क्या होगा?
फॉरेस्ट कवर होगा। ओके, लेकिन ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? नॉट फॉरेस्ट एरिया, जंगल का क्षेत्र नहीं है। तो अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है? कुल मिला के 21.67% है, ये पता होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर के बाद में अगली चीज पता होना चाहिए, ट्री कवर। देखो, जो फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं उसमें अगर पेड़ पाए जाते हैं बहुत सारे, तो उसको फॉरेस्ट कवर ना बोलते हुए क्या बोल देते हैं? ट्री कवर, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है ना वो जगह। जैसे कि जंगल के क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर होगा, सरकार बताएगी जंगल का क्षेत्र है ये, सरकार डिसाइड करती है, लेकिन सड़क के पास में एक 4-5 पेड़ हैं, वो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर नहीं बोल सकते। तो भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है? 2.89%। ये वो पेड़ हैं जो फॉरेस्ट में नहीं है, देश में है। और 21% वाले पेड़ कौन से हैं? जो जंगल में है और देश में है। समझ गए? तो इनको मैं जोड़ दूं 21 को और 2.89 को, तो मुझे 24% मिल जाता है, जो पूरे भारत का फॉरेस्ट कवर हो जाएगा या ट्री कवर हो जाएगा। समझ गए? तो जंगल का क्षेत्र कितना? 21.89, और नॉर्मल क्षेत्र कितना जहां पेड़ हैं? 2.89। तो देश का निकल के आ जाता है 24%। कैनोपी का मतलब होता है, ये पेड़ है, इस पेड़ का घनत्व, मतलब इसकी छाया, मतलब ऐसी जगह जहां से आप पेड़ के नीचे की ज़मीन नहीं देख सकते, और ऐसी जगह जहां से ज़मीन डायरेक्ट देख सकते हो। कैनोपी का मतलब होता है केवल पेड़ों को देख लो तो घनत्व पता लग जाता है। 70% किसी जंगल में कैनोपी का घनत्व हो तो उसको हम बोलते हैं घना जंगल। मतलब 70% पेड़ दिख रहे हैं, 30% जमीन दिख रही है ऊपर से। 40 से 70 हो तो हम मॉडरेट डेंस बोलते हैं, मध्यम। 10 से 40 हो तो ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। रतलाम में जो फॉरेस्ट है वो क्या है? ओपन फॉरेस्ट है। 10 से 40% का घनत्व होता है, बाकी जगह जमीन दिखती है, और 10% से कम हो तो झाड़ी वाला क्षेत्र है। अगला, फॉरेस्ट के मामले में रिपोर्ट कब पब्लिश होती है? तो ये ध्यान रखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के ही आंकड़ों के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये रिपोर्ट हर साल नहीं आती है, हर दूसरे साल आती है, अल्टरनेट ईयर्स में चलती है, एक साल छोड़ के एक साल छोड़ के। 19 में आई है तो अब अगली 21 में आएगी, तो हमें इसी पे चलना पड़ेगा। ये जी के 21 तक यही रहेगा। पहली बार 87 में पब्लिश हुई थी, भूल सकते हो, कोई बात नहीं। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है। कुल मिला के फॉरेस्ट कवर कितना? 21.67। कुल मिला के ट्री कवर कितना? 2.89। तो टोटल कितना हो गया? 24.56। क्या ये बड़ा है समय के साथ? हाँ, सारे के सारे बड़े। फॉरेस्ट कवर बड़ा, ट्री कवर बड़ा, तो टोटल भी बड़ा। अभी जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। तो साइड में आ जाओ, 3 तरीके के सर्वे हैं। एक है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इनमें से पेड़ों की निरीक्षण के लिए बॉटनिकल है और जानवरों के निरीक्षण के लिए जूलॉजिकल है। ये दोनों अंग्रेजों के ज़माने में बने, 1890-1916 में। दैट मीन्स इनका संस्था कहाँ पर है? आज भी कलकत्ता में है। और ये आज़ादी के बाद बना 81 में फॉरेस्ट सर्वे, तो इसका संस्था कहाँ है? देहरादून में है। ये पेड़ों के लिए काम करता है, ये एनिमल्स के लिए और ये जंगलों के लिए, और तीनों के मंत्रालय MOAFCC पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ही है। स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से राज्य में है? तो आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, लेकिन सबसे बड़ा ज्यादातर कहाँ? पिछले 2 साल में कर्नाटक में बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाया कि मध्य प्रदेश को क्रॉस कर पाया। मध्य प्रदेश में बड़ा कम है, लेकिन काफी है। लॉस इन फॉरेस्ट कवर, नुकसान कहाँ चला गया माइनस में? मणिपुर। फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज, प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ? मिजोरम में। MP नहीं है, MP का एरिया बड़ा है इसलिए पेड़ ज्यादा आ जाते हैं, इसीलिए नंबर 1 फॉरेस्ट कवर बन जाता है। लेकिन परसेंटेज देखो तो 10-15% ही निकलेगा, या 20-25% ही निकलेगा। मिजोरम में 85% क्षेत्र में जंगल है। फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहाँ है? तो नॉर्थ ईस्ट को मिला लो, सारे 7 राज्यों को, तो 65% जंगल आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा।
हिल डिस्ट्रिक्ट्स में 40% जंगल मिलेगा देश का, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में 37% जंगल मिलेगा, और इंडिया का टोटल जंगल है ही कितना 21.63। सबसे ज़्यादा जंगल नॉर्थ ईस्ट में, फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, फिर कबीलाई क्षेत्रों में, जिसमें में ये ओवरलिंक करते रहते हैं, इंटरलिंक करते हैं। तो यूपीएससी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा कौन, याद कैसे रखना है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पहाड़ है, पहाड़ों में कौन रहता है, कबीले। तो नॉर्थ ईस्ट नंबर 1, हिल डिस्ट्रिक्ट नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नंबर 3। अगले पे आ जाते हैं। अगला इशू है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक का मतलब होता है जहां कार्बन जमा है। कार्बन कहाँ जमा है, हर जीव में जमा है कार्बन, हमारे शरीर में है, पेड़ों में है, पेड़ों को जलाते हो कार्बन निकलता है, फॉसिल्स में होता है तो उनको जलाते हो कार्बन निकलता है, और सबसे ज़्यादा कार्बन होता है मिट्टी में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। उसकी बात है, ये देखो ना, कार्बन इन ट्रीज, कार्बन इन वाइन्स, कार्बन इन सॉइल, कार्बन इन वुड्स। ये पेड़ मरा हुआ है, उसको जला दोगे तो बहुत फायदे होंगे इसके, वो सब कार्बन स्टोर। तो अच्छी बात क्या है, कार्बन को मिट्टी स्टोर कर लेती है, अच्छी बात है। तो पर्यावरण में, वायुमंडल में नहीं होती कार्बन, कार्बन होगी तो गर्मी बढ़ाएगी। सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ जमे हुए हैं, संरक्षित हैं, तो वो होते हैं वेटलैंड्स में। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे है भारत में, गुजरात। आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा, कच्छ क्या है असल में, वही तो है आर्द्र भूमि। आप आज गूगल मैप खोलना, उसमें आप देखना भारत पाकिस्तान की बॉर्डर गुजरात में, आखिरी सीमा देखना उसकी, आप समझ ही नहीं पाओगे, ना कोई गांव, ना कोई जहाज़, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ दलदल है, और भयंकर वाला दलदल है, और बहुत सारी सांप जैसी लाइनें निकल रही हैं, डर जाओगे, वो ऐसा क्षेत्र है। और वो क्षेत्र पे भी हम झगड़ते हैं कि वो भी हमारा, पाकिस्तान भी बोल देता है। अभी पाकिस्तान ने नया शुरू कर दिया ना, जम्मू कश्मीर छोड़ के जूनागढ़। मोस्ट एरिया आर अंडर मैंग्रोव्स इन, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। बांस के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है जानवरों की, अरुणाचल प्रदेश में। तो एक बस जीके है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब है, अब मांग उठने लगी है, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट विच आर नॉट इन फॉरेस्ट एरिया, ऐसे जंगल जो जंगली क्षेत्र में ना हो, उन जंगलों को बचाना, या उन जंगलों को क्या निर्धारित करना, उनको बोल देना डीम्ड फॉरेस्ट, कि ये जंगल तो नहीं है लेकिन जंगल जैसे ही है। फॉरेस्ट एरिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये क्षेत्र है फॉरेस्ट एरिया, लेकिन कई क्षेत्रों में पेड़ बहुत सारे उगा दिए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को भी क्या माना जाए, फॉरेस्ट नहीं, डीम्ड फॉरेस्ट, जंगल जैसा माना जाए। कहाँ से शुरू हुआ यह नाटक, तो ये गोदावरम केस हुआ था 1996 में। केसेस वगैरह पढ़ना ज़रूरी है, संडे संडे आता है तो थोड़ा सा, वो टाइम टेबल में एक जगह है जहाँ केस स्टडीज़ लिखा हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो एक लिंक खुलेगी, उसमें डेली आपको 5-5, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, आप न संडे संडे को करो 10 क्वेश्चन सॉल्व। केस स्टडी ज़रूरी है ना, वहीं से आपका एक सेंस बनेगा केसेस को सॉल्व करवाने का। पूछ लेते ना कि आपकी वो एक सिचुएशन में डाल देंगे, आपको कुछ बना देंगे अधिकारी या सामान्य इंसान, और फिर बोलेंगे ऐसा हो गया, अब ठीक करो, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे तो नहीं हो जाएगा एक दिन में। रोज़ पढ़ो केस स्टडीज़ को, रोज़ भी मत पढ़ो, संडे संडे को पढ़ो केस स्टडीज़, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन केवल पढ़ने 10 मिनट लगते हैं। तो गोदावरम केस 1996, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ये सब घटने वाली चीज़ें देख लीजिएगा। मुझे जो समझाना है मैं उस पर आ जाता हूँ। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, खराब भूमि को सही करना, तो उसके लिए तो वो डिफॉरेस्टेशन, IUCN सब काम कर रहे हैं, बॉर्न चैलेंज है। IUCN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 48 में बना, स्विट्जरलैंड में संस्था है। याद ये रखना है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशन की कुल मिला के 15 एजेंसी होती हैं, उसमें ये नहीं आता है IUCN। IUCN सिर्फ क्या करता है, रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशंस को। डिग्रेडेड लैंड्स को सही करने से क्या फ़ायदा होता है, तो वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ग्राउंड वाटर बन जाता है, फ्लड से कमी होती है, सॉइल इरोजन से रुकावट होती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है। तो ये खराब भूमि है जिसमें पेड़ उगाए गए हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है। वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, भारत का आर्द्र भूमि का एटलस। भारत में कहाँ कहाँ आर्द्र भूमि यानी दलदल क्षेत्र है, तो इस एटलस में क्या बोला गया है, भारत का कुल मिला के 17% क्षेत्र क्या है, आर्द्र भूमि में आता है। किसने बनाया यह एटलस, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट ने। कब से बना रहा है? 2000 से बना रहा है, और ये जो 19 में बनाया ये 5वां बनाया। समझ गए? इधर आ जाओ तो एक और एटलस आ गया, जियो केमिकल बेसलाइन एटलस, यानी कि मिट्टी में कितने केमिकल आ चुके हैं उसका एक एटलस भारत में। कुल मिला के 45 मैप बनाए गए हैं, 2006 से 11 का सर्वेक्षण किया गया है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है किसने बनाया। दिखा कुछ? CSIR। CSIR की एक संस्था है NGRI, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CSIR के अंडर में है। इसने ये एटलस बनाया है। कल से हम पढ़ेंगे रेड प्लस या फॉरेस्ट प्लस क्या होता है। ठीक है, ये रह गया था ना, हल्का फुल्का डिस्कस किया है, इस बार पूरा खत्म कर देंगे। रेड और रेड प्लस क्या है। जंगलों को बचाने के लिए रेड प्लस, बाहर से बहुत फंडिंग आती है। ठीक, डन, जा सकते हैं। कल का लेक्चर बहुत लेंदी रहने वाला है, 8:30 बजेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ख़त्म करना है कोल्ड वॉर।